डेट आज 8 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एसए के पेपर में भी इसका डेटा यूज किया जा सकता है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली 2023 की इंडेक्स रिलीज की गई है। ये एनुअली रिलीज की जाती है। कौन जारी करता है इसको, कौन रिलीज करता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल थिंक टैंक है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। कब बनाया गया था ये इंस्टीट्यूट? 2008 में। ये हर साल एनुअली इस इंडेक्स को रिलीज करता है। जो 2023 की ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी की गई है उसमें 163 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई है। और इसमें क्या बताया जाता है? देखो, जैसा इसके नाम में ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूची। पूरे ग्लोब में कितनी शांति है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा शांति है, वहाँ पे कोई वार युद्ध नहीं होता, कोई वहाँ पे रियोट्स नहीं होते, दंगे नहीं होते, वायलेंस नहीं होती, हिंसा नहीं होती। ये इस इंडेक्स में दर्शाया जाता है। ये जो इंडेक्स निकाली जाती है, 3 क्राइटेरिया देखे जाते हैं। पहला है सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। किसी देश में कितनी सेफ्टी है, कितनी सुरक्षा है, ये देखा जाता है कि समाज में सुरक्षा सेफ्टी कितनी है। दूसरा देखा जाता है ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। किसी कंट्री के घरेलू कोई कॉन्फ्लिक्ट, विवाद तो नहीं है, वायलेंस तो नहीं हो रहा, कहीं पे हिंसा तो नहीं हो रही, या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ये देखा जाता है। थर्ड है मिलिटराइजेशन। मिलिटराइजेशन देखा जाता है इसमें। इन 3 क्राइटेरिया के आधार पे ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी की जाती है। इस साल की जो जारी की गई है इसमें देखो ग्लोबल जो एवरेज पॉइंट मिला है 0.42% दिया गया है। मतलब सारी कंट्रीज़ के एवरेज पॉइंट देखे तो 0.42% दिया है इस इंडेक्स ने। सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री कौन रही है? फर्स्ट रैंकिंग पे आई है आइसलैंड। और 2008 से देखो ये जारी है। 2008 से ये इंडेक्स है जो इसमें पहला स्थान आइसलैंड ही लेता जा रहा है। और आइसलैंड कहाँ है आपको पता ही होगा। ये आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप, यहाँ पे ये आइसलैंड है। ये फर्स्ट रैंकिंग लेता आ रहा है 2008 से। इसके बाद सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, फिर आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। ये दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे है। अगर सबसे लोएस्ट रैंकिंग देखें, सबसे ख़राब रैंकिंग, वो रही है अफ़गानिस्तान की। ये सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री है। मतलब सबसे कम शांति अगर किसी कंट्री में है तो अफ़गानिस्तान। सेकंड नंबर पे है बॉटम में यमन, थर्ड पे सीरिया और फोर्थ पे साउथ सूडान और फिफ्थ पे कॉन्गो, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कंट्री हैं टॉप 5 बॉटम कंट्री। इंडिया की रैंकिंग देखें तो इसमें 126वीं रैंकिंग आई है। पिछले साल से 2 रैंकिंग इम्प्रूव हुई है इंडिया की रैंकिंग। पिछले साल 128 थी और अब 126 हो गई है। इंडिया को इसमें 3.5% ओवरऑल स्कोर मिला है। और इंडिया का जो स्कोर इम्प्रूव हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि इंडिया में जो वायलेंट क्राइम है इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो होते थे पहले कम हुए हैं। जो कंट्रीज़ रिलेशन है, नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेशन, उनमें थोड़ी सुधार आया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हुई है। इसकी वजह से ये इंडिया की रैंकिंग पिछले साल से इस साल इम्प्रूव हुई है। अगर कुछ हमारे पड़ोसी देश या फिर अमेरिका की रैंकिंग देखें तो क्या आई है? देखो, अमेरिका की रैंकिंग भी हमारी रैंकिंग से ख़राब है। यानी कि अमेरिका में जो शांति है इंडिया से कम है। इंडिया ज़्यादा पीसफुल है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका की रैंकिंग है 131 और पाकिस्तान की है 146। ये दोनों कंट्रीज़ हमसे पीछे हैं। लेकिन नेपाल की अच्छी रैंकिंग है हमसे 79। नेपाल में इंडिया के मुकाबले ज़्यादा पीस है, शांति है। चाइना में भी ज़्यादा शांति है, 80 रैंकिंग लेके आया। और श्रीलंका भी 107, हमसे अच्छी रैंकिंग है इनकी। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन काइलिन। ओपन काइलिन ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस में साइंस एंड टेक के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये और किस तरह से काम करता है? देखो, ओपन काइलिन चाइना ने रिसेंटली ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है डेस्कटॉप के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको पता है? जैसे आपका मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आपके सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में होता है जनरली एंड्रॉयड
एप्पल के मोबाइल को छोड़ के। जो एप्पल कंपनी का आता है उसमें अलग है उसका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी के लगभग सारे जो मोबाइल हैं उनमें एंड्रॉयड यूज होता है, एंड्रॉयड सिस्टम। आपने देखा भी होगा जब आपका मोबाइल अपडेट मांगता है तो लेटेस्ट एंड्रॉयड आता है उसमें। तो ये जो बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसके लिए? डेस्कटॉप के लिए, यानी कि जो कंप्यूटर होते हैं, होम कंप्यूटर, टेबल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए बनाया है। लैपटॉप में भी यूज हो सकता है ओपन काइलिन। जनरली क्या यूज होता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, पहले विंडोज एक्सपी हुआ करती थी, उससे पहले 98, 2000, लाइनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे। फिर ये विस्टा विंडोज़ आई, अब विंडोज़ ये आ रही है 10, 10.1, इस तरह से ये विंडोज़ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो एप्पल के या मैकबुक वगैरह जो ये लैपटॉप या कंप्यूटर हैं, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है ओपन काइलिन। और देखो ये चाइना का पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें इसमें ये जानना है कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, और एक होता है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या मतलब है इनका? ये चाइना का पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत पहले यूज हुआ करता था, लगभग 1998 में, 1997 के लगभग, मतलब 2000, सन 2000 से पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ करते थे। ये बहुत ही पुराने हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं। अब लेटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया विस्टा चल रहा है, या विस्टा का 10.0, 10.1, इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं जो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में डालने पड़ते हैं और कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो ये लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने बनाया? 4000 डेवलपर्स ने मिलकर इसको बनाया है। और जो ओपन क्लाइन है, इसमें देखो जो यूजर्स हैं, सॉफ्टवेयर का लाइन्स ऑफ कोड है उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स कोड है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और इसमें देखो इसके कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजर्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स क्या है और किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको जान लेते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, ये देखो ऐसा होता है जैसे आपने मान लो गूगल पे कभी सर्च किया है और उसमें देखो विकीपीडिया की साइट आती है। विकीपीडिया ये समझ लो एक इंटरनेट पे एक साइट है, आपने देखा भी होगा। तो विकीपीडिया एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स वेबसाइट बोल लो या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कैसे? देखो इसमें क्या है, ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई यूजर, जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ विकीपीडिया पे, मान लो मैंने सर्च किया, मान लो कोई भी टॉपिक सर्च किया मैंने, जैसे अभी मान लो मैंने इकोनॉमी की कोई टर्म सर्च की, या यही सर्च किया कि ओपन सोर्स कोड क्या है। ओपन सोर्स कोड मैंने गूगल पे डाला, ओपन सोर्स कोड, ओपन सोर्स कोड आएगा। जैसे बहुत सारी वेबसाइट खुलेंगी गूगल पे, उसमें विकीपीडिया भी लिखा होगा नीचे, विकीपीडिया की साइट मैंने खोल ली। अब विकीपीडिया पे समझाया गया कि ओपन सोर्स कोड क्या है। अगर मान लो मुझे इसमें कुछ गलती लगती है, जो लिखा हुआ है विकीपीडिया की साइट पे, मुझे कुछ गलती लगती है इसमें और मैं जानता हूँ उसके बारे में, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ। तो ये क्या है, जो यूजर है, मैं यूजर हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, यूज करने वाला यूजर, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अगर उसमें कोई गलती है तो, और उसे सबमिट कर सकता हूँ। फिर साइट वेरीफाई करती है उसको और वैसे वो चेंज हो जाता है। तो ये हो गया ओपन सोर्स वेबसाइट। विकीपीडिया क्या है, एक ओपन सोर्स वेबसाइट है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होते हैं, मतलब जिन्हें यूजर एडिट कर सके, जिसमें चेंज कर सकें अगर उनको कोई गलती लग रही है या उसे एडवांस करना चाहते हैं। तो जनरली जो ओपन सोर्स कोड है ये, या जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो ओपन सोर्स नहीं होते, वो क्लोज सोर्स होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का iOS या मैक ओएस है, ये क्लोज्ड सोर्स हैं। मतलब इन्हें जिस कंपनी ने बनाया है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंपनी चेंज कर सकती है, दूसरा कुछ नहीं चेंज कर सकता इनके प्रोग्रामिंग में। यानी कि जो इनका सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड क्या होता है, देखो जब भी किसी सॉफ्टवेयर का या ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, जो प्रोग्रामर होते हैं प्रोग्रामिंग की जाती है। ये प्रोग्रामर ये सिखाया जाता है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करते हो तब, तो इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है।
प्रोग्रामर जो होता है, कोई भी मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो प्रोग्रामिंग करता है और प्रोग्रामिंग उसकी करता है, तो वो प्रोग्रामिंग को ही बोलते हैं हम सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है किस तरह से काम करेगा ये सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स कोड है, सॉफ्टवेयर है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस सोर्स कोड को चेंज कर सकता है हर कोई आदमी, जिसको पता है। आम आदमी को तो पता ही नहीं होता, यानी कि जिसको जानकारी है वो चेंज कर सकता है। तो यही हो गया ओपन सोर्स कोड या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जानते हैं इसके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसके प्रो और कॉन्स क्या है। प्रो का मतलब प्रॉफिट, लाभ क्या है, कॉन्स का मतलब हानि, क्या नुकसान है इसके। पहली बात तो कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब इसको जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री है और इसे सबके लिए अवेलेबल है, चीप है, बहुत सस्ता है, कोई भी आदमी इसे खरीद सकता है। क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उससे कम सस्ता होता है लगभग, ये बहुत ही कम कीमत का, और लगभग फ्री भी होता है कई कंडीशन में। नेक्स्ट है रिलायबल एंड एफिशिएंट। देखो ये बात आपको समझ में आई, फ्री और ओपन, ये मतलब फ्री और कॉस्टली कैसे। देखो जैसे आप किसी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ खरीदोगे तो एक पहले सीडी आया करती थी, डीवीडी आया करती, उनमें आया करता था ये। अब ये आ जाता है, या तो आप इंटरनेट के जरिए डाउनलोड कर सकते हो अपने डायरेक्ट लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या फिर ये आप जो पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव लगा के भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। या आजकल जैसे आपका मोबाइल है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, मान लो सैमसंग का मोबाइल है, रेडमी का मोबाइल है, कोई सा भी मोबाइल है, मोबाइल में आपका सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो एंड्रॉयड है। अब वो मान लो आपके पास अपडेट आ रही है तो आप मोबाइल में ही इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट आपका चालू है तो इंटरनेट के जरिए एंड्रॉयड आप अपडेट कर सकते हो। ये आपका इंस्टॉल हो गया, अपडेट हो गया। तो ये क्या हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट, मान लो आपने कोई कॉस्ट नहीं दी, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो गया। इसी तरह से ये तो हुआ है, आपने अपडेट किया है, लेकिन आपको मान लो आपके मोबाइल में तो खैर ऑटोमेटिकली आता है ये, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, उसमें आपको डालना है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब तक वो डालोगे नहीं आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं, तो वो आप डालोगे तो वो आपको देखो ऑनलाइन या तो फ्री मिल जाएगा या फिर बहुत सस्ता होगा। वरना जो ये आते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ वगैरह, बहुत महंगी आती हैं, बहुत ज़्यादा कीमत होती है इनकी, कई कई हज़ारों में कीमत होती है। दूसरा है रिलायबल एंड एफिशिएंट। देखो रिलायबल एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये ओपन सोर्स कोड है इसमें, यानी कि अगर मान लो कोई प्रोग्रामर है, उसको पता चल रहा है कि इसमें कुछ डेवलप किया जा सकता है, तो वो डेवलपर इसमें चेंज कर सकता है, इसे और बेस्ट बना सकता है। तो रिलायबल है, एफिशिएंट है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल यही है कि इसमें सबको फ्रीडम मिलती है, अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है इसको, तो फ्लेक्सिबल भी है। अब जानते हैं इसके कॉन्स, मतलब नुकसान क्या है। नुकसान है पहला सिक्योरिटी रिस्क। देखो ये बग्स अगर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, मान लो कोई अटैकर है, वो अटैक करना चाहता है, तो रिस्क है इस पर ज़्यादा अटैक करने का ओपन सोर्स कोड पे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, देखो इसे जो डेवलपर है या कोई प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो तो जानता है कि कैसे चेंज करना, अगर कोई बग्स है, मतलब कोई एरर आ गई, उसे आइडेंटिफाई कर लिया एरर है कोई, तो उसको हटाना है। लेकिन जैसे साधारण ऑर्डिनरी पीपल है, हमें नहीं पता, मान लो क्या है, मुझे करना है मान लो चेंज, तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं आती प्रोग्रामिंग, तो मैं कैसे चेंज करूँगा, तो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जिसको टेक्निकल नॉलेज है केवल वही चेंज कर सकता है, वही यूज कर सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सपोर्ट। लैक ऑफ सपोर्ट का मतलब है अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए कस्टमर सपोर्ट भी नहीं है, कोई कस्टमर केयर सिस्टम नहीं है ओपन सोर्स कोड के लिए, क्योंकि ये ओपन सोर्स कोड है, कोई भी चेंज कर सकता है, तो इसके लिए कस्टमर केयर जो सिस्टम होता है वो नहीं है। तो ये इसके नुकसान है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सरपंच पति या सरपंच पतिज्म। ये टर्म अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, जानते हैं इसके बारे में, कई बार न्यूज़ में रहती है ये। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी, मेंस में। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखो जो सरपंच पति का सिस्टम चल रहा है ग्रास रूट लेवल पे, विलेज एरियाज़ में, इसको निपटाने की, इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, जुडिशियरी की नहीं है, कोर्ट की नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इशू है इसको सुलझाया जाए। कोर्ट ने एक एनजीओ है उसको भी एडवाइस दी है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो, इसके साथ मिलके ये इसको रिप्रेजेंटेशन को, मतलब इसकी जो
सरपंच पति की जो सिस्टम है इसको रिप्रेजेंट कर सकती है। और जो एनजीओ उसने आर्गू दिया है, मतलब आर्गूमेंट दी है कि देखो ये जो रूरल एरियाज में 1/3 रिजर्वेशन दी गई थी महिलाओं को पंचायत में, यानी कि पंचायत लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं सरपंच वगैरह के, या फिर डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं उनमें 1/3 रिजर्वेशन होती है महिलाओं को। यानी कि जितने सरपंच खड़े होंगे गाँव में, जितने टोटल गाँव में, मान लो एक स्टेट है, मान लो किसी का एग्जाम्पल ले लो, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जितने भी विलेज हैं उनमें सरपंच का इलेक्शन होना है। जब भी इलेक्शन होगा 1/3 रिजर्वेशन रहेगी महिलाओं के लिए, यानी कि 1/3 पे महिलाएं ही खड़ी हो सकती हैं। और ये रिजर्वेशन दी गई थी 73rd अमेंडमेंट किया था हमारे संविधान में 1992 में। ये याद रखना, पूछ लेते हैं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक सुधार संशोधन बोलते हैं हिंदी में, किया गया था 1992 में। उसके द्वारा विलेज लेवल पे पंचायती राज सिस्टम बनाया था। और 74th अमेंडमेंट 1992 में उसके द्वारा शहरी क्षेत्र में बनाया गया था ये लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे ये सिस्टम। तो 1/3 रिजर्वेशन तो दे दी गई महिलाओं को, और वो इलेक्शन में खड़ी भी होती हैं, जीत भी जाती हैं। लेकिन ये संविधान की जो हमारी डेमोक्रेसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हमारा, संवैधानिक लोकतंत्र, इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि महिलाओं इलेक्ट होने के बाद भी, महिलाएं सरपंच बन गई, उनके बाद उसके मतलब सरपंच बनने के बाद भी उनके पास पावर नहीं होती, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। क्यों? मेल रिलेटिव की वजह से। यानी कि पंचायत, ये सरपंच पति है जो सरपंच पतिज्म, इस सिस्टम के वजह से। तो क्या है ये जानते हैं सरपंच पति। देखो कोई महिला है गांव में, वहाँ पे मान लो महिला की सीट है, महिला ही खड़ी हो सकती है इलेक्शन में, और वो सरपंच बन गई। अब वो महिला सरपंच बनी है तो उसके बिहाफ पे सारे डिसीजन जो लेने हैं उसका पति लेता है। आपने अपने आसपास में देखा होगा, जैसे कोई महिला सरपंच बन गई, कोई भी डिसीजन लेना है, कहीं पे भी जाना है, सारे डिसीजन लेना, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? उसके पति के हाथ में। तो ये सिर्फ क्या है, एक रबर स्टैंप बन के रह जाती है महिला, कोई डिसीजन नहीं ले पाती। सारा काम कौन करता है? उसका पति करता है, सारा कंट्रोल वो चलाता है। और इवन विलेज एरियाज में सरपंच के नाम से ही उसका पति ही जाना जाता है, क्योंकि वही सारे काम करता है। तो ये सिस्टम को बोलते हैं सरपंच पति। इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने एक भाषण में किया था कि ये प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए और वुमेन की प्रोग्रेस में जो हर्डल बन रही है ये, उसको हटाया जाए। एग्जाम्पल जानते हैं, देखो मध्य प्रदेश में रतलम जो जगह है, वहाँ पे जो मैन है, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद जो महिला है सरपंच और उसका पति है, वो सारी पावर को यूज करता है। जैसे उड़ीसा में सरपंच हैं वुमेन सरपंच, उन्होंने अपनी सारी की सारी अथॉरिटी अपने हस्बैंड को दे दी ताकि वो सारी ड्यूटी सरपंच की चला सके। तो ऐसे देखो, ये तो एक दो एग्जाम्पल है, हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं। लगभग जितनी भी महिलाएं होती हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं के पति ही सारा कंट्रोल लेते हैं अपने हाथ में और सारा डिसीजन वो ही लेते हैं। रीजन क्या है इसका, क्यों ये सरपंच पति का जो सिस्टम है चला हुआ है हमारे देश में? इसके रीजन है, कारण है, पहला है पेट्रियार्कल जेंडर नॉर्म्स। पेट्रियार्कल को बोलते हैं हिंदी में पितृसत्तात्मक, यानी कि जो सोच है वो मेल डोमिनेटिंग सोच है, यानी कि महिला कुछ नहीं कर सकती, सारा जो है मेल ही करेगा, मैन करेगा। पितृसत्तात्मक सोच, जेंडर नॉर्म्स में पितृसत्तात्मक है, पेट्रियार्कल है। दूसरा कारण लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग फॉर वुमेन। देखो महिलाओं के लिए कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है कि उन्हें लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनमें उन्हें प्रोवाइड किया जाए कि लीडरशिप कैसे करनी है, कैसे वो लीडर की तरह काम कर सकती हैं लोकल गवर्नमेंट लेवल पे। दूसरा है, मतलब तीसरा है, थर्ड नंबर, पुअर सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यू टू इलिटरेसी। देखो महिलाओं में इलिटरेसी ज़्यादा है, आपको पता है, उनमें शिक्षा का अभाव है, वो सही से सिस्टम को जानती नहीं है। तो शिक्षा के अभाव के होने की वजह से उनका जो स्टेटस है वो लोअर है थोड़ा समाज में। ये भी एक कारण है कि जो वो डिसीजन नहीं ले पाती सरपंच बनने के बाद भी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटरेंस लॉज टू पनिश मैन। देखो ऐसा कोई कानून भी नहीं है, अगर महिला की जगह पे मान लो महिला सरपंच बन गई और उसका पति सारे डिसीजन ले रहा है तो उस पति को पनिश किया जाए, उसको दंड दिया जाए, ऐसा कोई कानून भी नहीं है। अगर ऐसा कोई कानून होगा तो पति सारे काम अपनी पत्नी को करने देगा, जो सरपंच है वो खुद अपने हाथ में सारा कंट्रोल नहीं लेगा।
नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन एंड देयर कंट्रीब्यूशन। महिलाएं अगर कोई काम कर भी देती हैं तो उनकी जो काम को पहचान नहीं दी जाती, ये भी एक कारण है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसको पहचान नहीं दी जाती। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है चैट बॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और मेंस में भी मान लो अगर कोई मेंटल डिस्ट्रेस रिलेटेड टॉपिक आता है जीएस पेपर 2 या 3 में, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैट बॉट आप जानते हो क्या होता है? जैसे आपने कभी टेलीग्राम चलाया हो, जैसे व्हाट्सएप है आपका मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ऐसे टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम में चैट बॉट हो जाते हैं। वो क्या है, जैसे आप कोई कुछ पूछोगे तो वो चैट बॉट ऑटोमेटिकली अपना आप आंसर दे देता है। या आपने किसी साइट पे देखा होगा, बहुत सारी साइट खोलते हो आप तो उस पर आता है मैसेंजर एक, वहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो साइट से ऑटोमेटिकली आ जाता है रिप्लाई, जवाब आ जाता है। तो ये कौन करता है? चैट बॉट करता है। चैट बॉट ये समझ लो एक तरह से सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है अभी जो न्यूज में है, ये देखो जम्मू कश्मीर में एक चैट बॉट बना है जिसका नाम है टेलीमानस चैट बॉट। ये इंडिया का पहला टेलीमानस चैट बॉट है। किस लिए बना है? जो लोग डिस्ट्रेस में, मान लो कोई लोग है वो डिप्रेशन में, डिस्ट्रेस में, उनको कोई दुख है तो उनकी बात सुनी जाएगी। और इसमें देखो राउंड द क्लॉक 24 घंटे हेल्थ केयर काउंसलर होंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, कंसल्टेंट होंगे। मतलब मान लो किसी को मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, तो वो यहाँ पे कंसल्टेंस ले सकता है इस चैट बॉट पे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ले सकता है। जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर लॉन्च किया है। 2 टियर सिस्टम है टेलीमानस चैट बॉट। 2 टियर में फर्स्ट ईयर का मतलब ये है कि इसमें टेलीमानस में सेल्स होंगी जिसमें ट्रेंड काउंसलर होंगे। मतलब अगर आपको मान लो मेंटल डिस्ट्रेस हो रही है, आपको मान लो ये लग रहा है कि मेरा दिमाग में कुछ परेशानी है और उसकी वजह से कुछ इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो इस पे आप जाके काउंसलिंग कर सकते हो। हेल्थ स्पेशलिस्ट से, जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होगा, ये समझ लो एक तरह से डॉक्टर होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा या साइकेट्रिस्ट होगा, वो आपको काउंसलिंग करेगा। टीयर 2 सिस्टम, इसमें देखो स्पेशलिस्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के या मेडिकल कॉलेज रिसोर्स से फिजिकल कंसल्टेशन करने के लिए। जैसे देखो ई संजीवनी में होते हैं ना, ई संजीवनी एक ये समझ लो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो डायरेक्टली ऑनलाइन। क्या आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन सिस्टम है ई संजीवनी। तो इस तरह से इसमें भी होगा टेलीमानस में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी और 1 के लिए भी। ये देखो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये हमारे इंडिया का इंस्टीट्यूट है जिसने अभी ये डेवलप किया फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। जैसा इसके नाम में फार्मर्स डिस्ट्रेस, यानी कि किसानों को जो परेशानी होती है, ये इंडेक्स उसको देखेगा, पहले से ही असेसमेंट कर लेगा, मूल्यांकन कर लेगा और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करेगा ये एक तरह से। यानी कि अगर किसी किसानों को कोई परेशानी हो रही है, मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है, कोई उसको मान लो घाटा हो गया है जिसकी वजह से वो परेशान है, तो ये पहले से ही उसके लिए पहले से ही असेसमेंट कर लेगा, मूल्यांकन कर लेगा, ताकि जिसकी वजह से मान लो बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं, किसान डिस्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये सुसाइड को बचाएगा। तो क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस पहला तो यही है कि अगर मान लो किसी को नुकसान हो जाता है खेती में, अग्रेरियन डिस्ट्रेस को मिनिमाइज करेगा ये। क्रॉप लॉस हो रहा है उसको हैंडल करेगा। फेलियर हो गया, इनकम शॉक्स हो गया किसानों को जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड कर लेते हैं, तो इसको रोकेगा। इंडेक्स है जो, इसमें देखो कहाँ से डेटा लिया जाएगा, न्यूज़पेपर से या न्यूज़ प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से रिपोर्ट जो आती हैं, या स्मॉल मार्जिनल फार्मर है डायरेक्टली उनसे जो इसमें अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे इस इंस्टीट्यूट में, वो डायरेक्टली टेलीफोन पे बात करेंगे, मोबाइल पे बात करेंगे डायरेक्टली। उनकी जो सुविधा, मतलब उनको जो दुख है या कोई मान लो उन्हें परेशानी है किसान को, तो उससे कंसल्ट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट इसमें यह है इंडेक्स में कि इसमें टारगेट इंटरवेंशन भी होगा। जैसे मान लो कोई महिला है, महिला अगर कोई किसान है, खेती कर रही है, उसको कोई परेशानी है या कोई डिस्ट्रेस जेंडर बेस्ड है, तो इसको भी इम्प्रूव करेगा ये इंटरवेंशन करके, हस्तक्षेप करके। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू मीथेन सोर्स। मीथेन आप जानते हो क्या है? CH4 को बोलते हैं मीथेन, एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है अगर ये एटमॉस्फेयर में रहेगी अर्थ के
तो ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिसे बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। तो नए मीथेन के सोर्स मिले हैं यहाँ भी, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्राउंड वाटर स्प्रिंग से मीथेन रिलीज हो रहा है। ग्राउंड वाटर स्प्रिंग क्या होता है? देखो अर्थ है, आपको पता है अर्थ के नीचे पानी है, अर्थ के नीचे पानी ये निकल रहा है, अंडरग्राउंड वाटर निकल रहा है, लेकिन ये पानी जो बाहर आ रहा है इसके साथ साथ मीथेन भी आ रही है, CH4 भी आ रही है। तो ये है ग्राउंड वाटर स्प्रिंग, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्राउंड वाटर स्प्रिंग ज़्यादा निकल रहे हैं और इनकी वजह से मीथेन रिलीज हो रही है आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन कहाँ पे? ये देखो आर्कटिक रीजन आपको पता ही होगा, ये आर्कटिक रीजन, आर्कटिक ओशन, यहाँ पे ग्राउंड वाटर स्प्रिंग की वजह से क्या हो रहा है? मीथेन रिलीज हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये अभी देखो नेचर जियो साइंस एक जनरल है, पत्रिका है, इसमें ये पब्लिश हुई है स्टडी। ग्राउंड वाटर स्प्रिंग है स्वालबार्ड में। स्वालबार्ड कहाँ पे? ये आप देख रहे हो वर्ल्ड में, यहाँ पे देखो नॉर्वे, नॉर्वे का ही आइलैंड है ये, यहाँ पे ये वाला, ये नहीं ये वाला पिंक कलर का दिख रहा है, ये है स्वालबार्ड। ये स्वालबार्ड में ये ग्राउंड वाटर स्प्रिंग रिलीज हो रहे हैं, जिनकी वजह से जो मीथेन रिलीज हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि देखो 2000 टन्स मीथेन एनुअली इमिट हो रही है, यहाँ पे निकल रही है, मतलब इमिट होने का मतलब निकल रही है एनुअली। और ये देखो नॉर्वे में जो मीथेन इमिशन ऑयल और गैस इंडस्ट्री से होता है ना, उसका 10% के बराबर है ये, जो रिलीज हो रही है ग्राउंड वाटर स्प्रिंग की वजह से। और देखो ये प्रेजेंस है जो मीथेन की, ये किसकी वजह से? देखो अंडरग्राउंड यहाँ पे कुछ सेल रॉक्स हैं, चट्टाने हैं जो सेल रॉक्स हैं, या जियोलॉजिक या थर्मोजेनिक सोर्स ऑफ गैस है यहाँ पे, इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। और ये देखो जब अपवर्ड मूवमेंट होगा ग्लेशियर में, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है आपको पता है, जब ग्लेशियर में इनका अपवर्ड मूवमेंट होगा तो ये बाहर आएंगे, ग्राउंड वाटर स्प्रिंग निकलेगा, और जब ये स्प्रिंग निकलेगा तो फिर इसके साथ साथ मीथेन भी आएगी, और ये ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ाएगी। क्योंकि पता है देखो जब ग्राउंड वाटर स्प्रिंग आएगा मीथेन आएगा, और यहाँ पे आसपास जो ग्लेशियर जमे हुए हैं वो पिघलेंगे, जो यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाएगी, और जो वे बर्फ़ पिघलेगी, क्योंकि ये भी तो CH4 को अपने अंदर समेट के रखी हुई है, एब्जॉर्व करके रखी हुई है, जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो इनकी CH4 भी निकलेगी, मीथेन निकलेगी, तो दोनों तरफ से हानि होगी। पहला क्या है? ग्राउंड वाटर स्प्रिंग आ रहा है, ये मीथेन निकाल रहा है, और जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनसे भी मीथेन निकलेगा, तो फिर और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का और ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जब और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो और ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर मीथेन रिलीज होगी। तो ये सिस्टम एक तरह से चलता रहेगा। तो हानिकारक है ये अर्थ के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। यही था इसके बारे में, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं उन्हें देख लेते हैं। एक देखो एक्सरसाइज साल्वेक्स न्यूज़ में थी, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज साल्वेक्स किस किस के बीच में होती है? इंडिया और अमेरिका की नेवी के बीच में, इंडिया और US की नेवी के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। देखो इंडिया और US के बीच में और भी कई सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होती है? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और US के बीच में। एक देखो एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प है, टाइगर ट्रम्प, ये भी इंडिया और US के बीच में होती है। ये देखो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीज एक्सरसाइज है, इसमें देखो ये दिखाया जाता है कि मानवता के बेस पे डिजास्टर के टाइम पे, आपदा के टाइम पे, संकट के टाइम पे कैसे सहायता की जाए, इसके लिए एक्सरसाइज की जाती है टाइगर ट्रम्प। और देखो एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, इसमें भी इंडिया US पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंडिया US के साथ साथ इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, US, 4 मालाबार एक्सरसाइज में। एक देखो यूबीनास वोल्केनो न्यूज में था, यूबीनास या यूबीनस वोल्केनो, वोल्केनो को हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। अर्थ से देखो बहुत सारे मिनरल्स बाहर आते हैं, उनके साथ आग वगैरह, धुआं वगैरह निकलता है, और मिनरल्स, खनिज पदार्थ निकलते हैं, इसी को बोलते हैं वोल्केनो या ज्वालामुखी। डिटेल में लेक्चर जानना वोल्केनो के बारे में, ये पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, आप डिटेल में देख सकते हो। कई तरह के होते हैं वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो होते हैं, सील्ड सी जम जाती है इस तरह से, या फिर एक होता है कोन वोल्केनो, ये इस तरह से कौन सा बन जाता है इसका शंकु, तो कौन वोल्केनो, तो इस तरह से कई तरह के होते हैं ये। तो अभी ये यूबीनस वोल्केनो न्यूज में है, ये कहाँ पे है? पेरू कंट्री, आपने सुना ही होगा पेरू नाम,
पेरू में एंडीज, एंडीज की जो पहाड़ियाँ हैं, देखो साउथ अमेरिका में, यहाँ देखो वर्ल्ड मैप, ये देखो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये पेरू है, ये यहाँ पे देखो एंडीज माउंटेन है यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो ये एंडीज माउंटेन है जो यहाँ पे है यूबिनस वोल्केनो, ये अभी रिलीज हुआ था, इसकी वजह से न्यूज़ में है। और देखो माइक्रो प्लास्टिक तो आप जानते होंगे, बहुत बार हमने डिस्कस किया है माइक्रो प्लास्टिक। अगर देखो प्लास्टिक का जो साइज है वो 5 mm से कम है, 5 मिलीमीटर से कम है, तो उसे बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। 5 mm से कम है तो उसे बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और देखो ये दो तरह की होती है माइक्रो प्लास्टिक, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो कॉस्मेटिक वगैरह में यूज होता है प्लास्टिक, जैसे जो पाउडर क्रीम वगैरह में यूज होता है, वो है प्राइमरी प्लास्टिक। और जो सेकेंडरी प्लास्टिक है वो क्या है, देखो कोई प्लास्टिक की बोतल वगैरह है, वो डिस्पोज की, टूट गई, पड़ी रही इन्वायरमेंट में, उससे जो प्लास्टिक निकला है और जिसका साइज 5 mm से कम है, वो हो गया सेकेंडरी प्लास्टिक। यानी कि जो प्लास्टिक से टूट के ही प्लास्टिक बना है वो हो गया सेकेंडरी में, आ गया माइक्रो प्लास्टिक में। तो यही टॉपिक थे आज के।